नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पाठ द्वितीय विषय इतिहास में मुगल साम्राज्य में सम्राट अकबर के बारे में है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, सम्राट अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और अकबर का जन्म उस समय हुआ था जब शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं शरण लेने के लिए अलग अलग स्थानों पर जा रहा था और उस समय हुमायूं जब अमरकोट, पाकिस्तान के अमरकोट के राजपूत राजा वीर साल के यहाँ शरण लिए हुए थे। कहाँ पर? अमरकोट के राजपूत राजा वीर साल के यहाँ शरण लिए हुए था। तब यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। चूँकि हुमायूं उस समय निर्वासित जीवन जी रहा था, मतलब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और चौसा व बिलग्राम के युद्ध में हार के बाद हुमायूं एक शरणार्थी के रूप में इधर उधर है वो भटक रहा था। दिल्ली विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर बहराम खां को उसका है वो संरक्षक बनाया। अर्थात 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद हुमायूं ने पुनः अफगानों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया और अकबर को लाहौर का है वो सूबेदार बनाकर अकबर का जो गवर्नर है उसके साथ बहराम खां को संरक्षक नियुक्त कर दिया। दुर्भाग्य से 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानूर नामक स्थान पर था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर पंजाब के कलानूर नामक स्थान पर था और मृत्यु का समाचार सुनकर बहराम खां ने अकबर का वहीं पर राज्याभिषेक है वो कर दिया। कहाँ पर हुआ था राज्याभिषेक? कलानूर, पंजाब में। और इसके तीसरे दिन राज्याभिषेक दरबार आयोजित हुआ और जिसमें सम्राट के सभी पदों पर नई नियुक्ति कर दी गई और अकबर के नाम का खुतबा है वो पढ़ाया गया था। अकबर बहराम खां से खुश हुए और बहराम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी और वकील ए सल्तनत अर्थात अकबर ने बहराम खां को खान ए खाना की उपाधि देकर वकील ए सल्तनत अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब देखिए, अकबर के सामने उस समय में कई प्रारंभिक कठिनाइयां थीं जिनमें हम देख सकते हैं कि अकबर के राज्यारोहण के समय मुगलों की सत्ता केवल आगरा, दिल्ली और पंजाब के एक भाग तक ही सीमित थी। शेर शाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर
मोहम्मद आदिल शाह और इब्राहिम सूर भारत में पुनः अफगान साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। अकबर के सौतेले भाई मोहम्मद हकीम मिर्जा का काबुल पर आधिपत्य था और आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू सर्वाधिक शक्तिशाली हो रहा था और वह उत्तर भारत का स्वतंत्र शासक बनने का प्रयत्न कर रहा था। सिंध, मुल्तान और कश्मीर में स्वतंत्र मुस्लिम शासक थे जिनकी मुगल सम्राट के प्रति कोई निष्ठा है वो नहीं थी। पूर्व में बंगाल और बिहार पर अफगानों का अधिकार था और पश्चिम में गुजरात और मालवा स्वतंत्र राज्य थे। राजपूत राज्य भी स्वतंत्र होकर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, अर्थात चारों तरफ मुगल साम्राज्य के लिए खतरा ही खतरा था। विद्रोह की भावनाएं तेज हो रही थी और हर कोई दिल्ली की सत्ता को हड़पने में लगा हुआ था। उस समय अकबर छोटे थे और उनके पास जो सेना थी उस पर भी वे पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते थे और ऐसी संकटापन्न स्थिति में सौभाग्य से अकबर को बैराम खां जैसा योग्य सेनापति और स्वामी भक्त संरक्षक मिल गया। अकबर की बड़ी जीत यही मानी जाती है कि उसे सौभाग्य से बैराम खां जैसा योग्य सेनापति और स्वामी भक्त संरक्षक है वो मिल गया। बैराम खां इन विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं था और उसने अकबर को दिल्ली चलने के लिए प्रेरित किया था। अब देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध। तो देखो अकबर और बैराम खां अपनी योजना बना ही रहे थे कि उन्हें सूचना मिली कि हेमू ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया और विक्रमाजीत की उपाधि धारण कर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। बैराम खां ने सिकंदर सूर से पंजाब की रक्षा का दायित्व गुलबदन बेगम के पति खिज्र खां को सौंपकर मुगल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। हेमू ने मुगल सेना को रोकने के लिए अपने अग्रिम दल को तोपखाने सहित पानीपत की ओर है वो भेज दिया। बैराम खां ने भी एक सैनिक टुकड़ी को हेमू के अग्रिम दल से मुकाबला करने के लिए रवाना किया। हेमू का तोपखाना सुरक्षित नहीं था, अतः मुगल सैनिक टुकड़ी बिना किसी विशेष कठिनाई से हेमू के तोपखाने पर अधिकार है वो कर लिया। फिर भी हेमू हतोत्साहित नहीं हुआ और 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू व अकबर के सेनापति बैराम खां के नेतृत्व वाली सेना के बीच लड़ा गया। हेमू ने मुगलों की सेना का बड़ी वीरता से सामना किया और मुगल सेना में खलबली मच गई थी। ऐसे में एक तीर हेमू की आंख में लगा और वह बेहोश होकर हाथी के ओहदे में गिर गया। इससे हेमू की सेना का मनोबल टूट गया और मुगलों की निर्णायक विजय है वो
हो गई और शाह कुली खां नामक मुगल सैनिक ने हेमू को पकड़ लिया और अकबर के समक्ष पेश किया। बैराम खां ने अकबर से अनुरोध किया कि इस काफिर का वध कर दिया जाए, किंतु इतिहासकार बताते हैं कि अकबर मरते हुए व्यक्ति का गला काटने को तैयार नहीं हुआ और अकबर ने अपनी तलवार से केवल हेमू का सिर छू दिया और बैराम खां ने अपनी तलवार से हेमू का सिर हेमू धड़ से अलग कर दिया। पानीपत का दूसरा युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। इससे मुगल साम्राज्य की नींव है वो मजबूत हो गई और यह वंश 1857 तक भारत में एक लंबे कार्यकाल तक चलता रहा था और पानीपत के युद्ध में विजय का श्रेय बैराम खान को था। बैराम खान ने ही अपनी कूटनीति से यह युद्ध जीता था, अतः बैराम खान के अधिकारों में वो वृद्धि होने लगी। अब हम देखते हैं प्रतिद्वंदियों का अंत। तो देखिए, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद हेमू के पतन के बाद उसकी सेना भी छिन-भिन हो गई। उसके परिवार के सदस्य अलवर की तरफ भागे। बैराम खान ने पीर मोहम्मद को हेमू का खजाना लाने के लिए अलवर की तरफ भेजा और पीर मोहम्मद ने हेमू के पिता को पकड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, लेकिन स्वीकार न करने पर उसकी है वो हत्या कर दी गई और एक बड़ा क्षेत्र मुगलों के अधीन आ गया। लेकिन अब सबसे बड़ी अकबर के लिए चुनौती बनता जा रहा था बैराम खां। बैराम खां विजयश्री के मद में लोटपोट होकर जब उसे इस प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था तो वह अकबर के दरबार में हस्तक्षेप करने लगा। हालांकि बैराम खां एक साहसी सैनिक, कुशल राजनीतिज्ञ, ईमानदार और विश्वास पात्र सेवक था और उसने अल्पवयस्क अकबर को राज्य स्थापना में ही सहायता नहीं दी, बल्कि राज्य विस्तार कर उसे सुदृढ़ करने में भी सहयोग दिया था। अकबर के दरबार में वह सर्वोच्च पद पर आसीन था और अकबर भी उन्हें आदर से खान बाबा कहते थे। लेकिन बैराम खां के ज़्यादा बढ़ते प्रभाव को अकबर अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सका और वह बैराम खां के संरक्षण से मुक्त होना चाहता था। इस कारण से 1560 में बैराम खां को हटाकर प्रधानमंत्री के पद पर मुनीम खां को नियुक्त कर दिया और बैराम खां को मक्का भेज दिया, जहां उसकी है वो मृत्यु। इसके बाद अकबर के प्रारंभिक शासन काल में उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी कि अभी भी उसके ऊपर हरम का प्रभाव था। हरम का अर्थ होता है मुगलों, हरम का अर्थ होता है मुगलों का शाही निवास स्थान, जिसमें रानियां व परिवार के सदस्य निवास करते थे, वह हरम कहलाता था। तो बैराम खां के पतन के साथ ही अकबर हरम के प्रभाव में चला गया और अकबर ने अपनी दाए माहम अनगा व शिहाबुद्दीन को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री बना दिया।
और महम अनगा जो है वो अत्यंत महत्वाकांक्षी महिला थी और वह प्रशासन में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती थी। अतः वह शिहाबुद्दीन के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकी और महम अनगा ने शिहाबुद्दीन के स्थान पर उसी के विरोधी बहादुर खां को नियुक्त करवा दिया और बहादुर खां सर्वथा अयोग्य था और 10 सितंबर 1560 को मुनीम खां की नियुक्ति की गई और इस प्रकार अकबर पर महम अनगा का प्रभाव स्थापित हो गया। महम अनगा का पुत्र आदम खां अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और अकबर ने महम का प्रभाव कम करने के लिए अतका खां को प्रधानमंत्री बना लिया और इस पर 16 मई 1562 को आदम खां ने अतका खां की हत्या कर दी और वह अकबर का सामना करने को तत्पर हुआ। इस पर अकबर ने आदम खां के हाथ पैर बांधकर महल से बाहर फेंकवा कर उसकी हत्या करवा दी और इसी पुत्र वियोग के कारण महम अनगा की भी 24 जून 1562 को मृत्यु हो गई और इस मृत्यु के बाद अकबर हरम के प्रभाव से है वो मुक्त हुआ। अर्थात जिस समय अकबर मुगल साम्राज्य का स्वामी बना था उस समय उसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। हालांकि उसे योग्य सेवा भक्त बैराम खां जैसा प्रधानमंत्री मिला, लेकिन अधिक समय तक वह उसे भी उसके प्रभाव को भी सहन नहीं कर सका और बैराम खां को हटाकर उसका प्रभाव कम किया तो उस पर हरम का प्रभाव महम अनगा का प्रभाव हो गया और इस तरह 1562 में अकबर ने महम अनगा के प्रभाव से भी मुक्ति प्राप्त की थी। इस तरह अकबर ने अपने प्रारंभिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना शुरू किया और बड़ी ही कूटनीति व स्थिरता के साथ उसने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगल साम्राज्य की नींव के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध था और इस युद्ध के बाद मुगलों की नींव भारत में स्थायी हो गई। हेमू की पराजय के बाद अकबर की जीत स्थायी हो गई और यह वंश 1857 तक चलता रहा था। धन्यवाद।